बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। ये थ्योरी सीटेट और स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर हम पुराने पेपर्स का एनालिसिस करें, जो कि पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो पेपर 2 में पुराने सालों में इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। नवंबर 2012 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद तो सितंबर 2014 में 2, फेब 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें 3, सितंबर 2015 में 2 और 2016 में फिर 2 क्वेश्चन इस थ्योरी में से आए हुए हैं। और अगर हम पेपर 1 की बात करें तब भी इस थ्योरी से तकरीबन हर साल एक क्वेश्चन आया ही है, जैसे कि जैन 2012, नवंबर 2012, जुलाई 2013 और उसके बाद फेब सितंबर 2014, फेब और सितंबर 2015 और 2016 में इस थ्योरी में से हर साल एक एक क्वेश्चन आया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह थ्योरी एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस थ्योरी को बड़े ध्यान से समझिए। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इस थ्योरी को सीखेंगे ताकि आप एग्जाम के दौरान इस थ्योरी को याद रख सकें और आपको कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। आप में से कुछ लोगों ने शायद लेव वाइगोत्स्की को आज तक नहीं देखा होगा। ये लेव वाइगोत्स्की की तस्वीर है। लेव वाइगोत्स्की एक बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे थे। उन्होंने बाल विकास, जिसको कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं। उनमें से ही एक थ्योरी जो कि लेव वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कही जाती है, उसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास 3 चीजों पर निर्भर करता है। उनमें से एक है कल्चर, जिसे कि हम संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा है सोशल इंटरेक्शंस, जिसे कि हम सामाजिक संपर्क भी कहते हैं हिंदी में। और तीसरा है लैंग्वेज, जिसे कि हम भाषा भी कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं बाल विकास को प्रभावित करती हैं। तो हम आने वाले वीडियो में इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये तीनों चीजें बाल विकास को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कल्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि संस्कृति का बाल विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार हर बच्चा एक बेसिक एबिलिटी यानी कि बुनियादी क्षमता के साथ पैदा होता है, जैसे कि सेंसेशन। हर बच्चा ये ज्ञात कर पाता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। ऐसे ही हर बच्चे के पास एक बेसिक मेमोरी होती है, जैसे कि बच्चा छोटी उम्र में ही यह पहचान सकता है कि यह आवाज उसकी मां की है या नहीं। इसका मतलब है कि उस बच्चे की मेमोरी में यह चीज रिकॉर्ड हो चुकी है कि कौन सी आवाज उसकी मां की है या नहीं है। तो इस तरह से हर बच्चे की एक बेसिक एबिलिटी या बुनियादी क्षमता होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बेसिक एबिलिटीज को मेंटल एबिलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए कल्चर यानी कि संस्कृति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटल एबिलिटीज का मतलब है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कल्चर यानी कि संस्कृति चाइल्ड डेवलपमेंट को इंपैक्ट करती है। तो अब हम एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। हम दो कल्चर्स का एग्जाम्पल लेंगे। कल्चर 1 जिसमें कि बच्चे को मेमोनिक्स यूज करके याद करवाया जाएगा, और कल्चर 2 जिसमें बच्चे को माइंड मैप्स यूज करके याद करवाया जाता है। मेमोनिक्स क्या होते हैं? मेमोनिक्स वो होते हैं जिनमें हम कुछ चीजों को याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स के पहले अल्फाबेट्स को यूज करके एक वर्ड बना लेते हैं। जैसे कि रेनबो के 7 कलर्स को याद रखने के लिए हम हर कलर के पहले वर्ड को यूज करके एक वर्ड बना लेंगे और वो वर्ड बन जाएगा विबग्योर। इसमें वी का मतलब है वॉयलेट कलर, आई का मतलब है इंडिगो कलर, ब्लू बी का मतलब है ब्लू कलर, जी का मतलब है ग्रीन कलर, वाई का मतलब है येलो कलर, ओ का मतलब है ऑरेंज, और ऐसे ही रेड, आर का मतलब है रेड कलर। तो अगर हम हर कलर के पहले अल्फाबेट को यूज करके एक वर्ड विबग्योर बना लेंगे तो हमें सारे कलर्स को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दूसरे कल्चर का एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि माइंड मैप्स यूज करके बच्चे को याद करवाया जाता है। सपोज एक बच्चे को सारे फ्रूट्स एज पर देयर कलर याद करने हैं कि कौन से फ्रूट्स येलो कलर के हैं, कौन से फ्रूट रेड कलर के हैं, कौन से फ्रूट ग्रीन कलर के हैं। तो अपने दिमाग में वो एक माइंड मैप बना लेगा जो कि इस तरह का दिखेगा।
इससे बच्चे को इस चीज को याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस देखें, कल्चर 1 में जहां की मेमोनिक्स को यूज करके चीजें याद करवाई जाती हैं, वो थोड़ी रट्टे की साइड पे है। दूसरी साइड पे उस कल्चर में जहां की बच्चे को माइंड मैप यूज करके याद करवाया जाता है, इसमें थोड़ा लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। बच्चे को रट्टा नहीं लगवाया जा रहा है, दिमाग में एक माइंड मैप बनाया जा रहा है। तो एक बच्चा जो कि इस कल्चर में डेवलप होगा, जिसमें कि मेमोनिक्स को यूज किया जाता है, थोड़ा रट्टे की साइड पे उसका माइंड डेवलप होगा। ऑन द अदर हैंड, जो बच्चा इस कल्चर में डेवलप होगा जहां की माइंड मैप्स को यूज करके चीजों को याद करवाया जाता है, उसका माइंड थोड़ा लॉजिकली डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर, बच्चा किस कल्चर में डेवलप हो रहा है, उस चीज का उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वाइगॉत्सी ने इनको टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन भी कहा है, जिसको कि हिंदी में बौद्धिक अनुकूलन भी कहते हैं। तो वैकोत्सी के अनुसार टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन impacts the development of the child depending upon the culture in which the child is growing up। तो ये हमें याद रखना है कि किसी भी कल्चर में उस कल्चर के टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन चाइल्ड की डेवलपमेंट को इंपैक्ट करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कल्चर है जिसमें कि नॉनवेज फूड को खाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो भी बच्चा इस कल्चर में बड़ा होगा, वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि नॉनवेज फूड कैन क्योर सर्टेन डिजीजेस। मतलब अगर उसको डॉक्टर बोलेगा कि आपकी बीमारी नॉनवेज फूड खा के ठीक हो सकती है, तो वो बच्चा जो कि इस कल्चर में पैदा हुआ है जहां पे कि नॉनवेज फूड को खाना बुरा माना जाता है, डॉक्टर की बात को कभी भी नहीं मानेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बंदे के बिलीफ, जिसको कि हम धारणा भी बोलते हैं, जो कि उसके कल्चर पे डिपेंड करती है, उस बिलीफ का चाइल्ड की डेवलपमेंट पे भी असर होता है। तो जो हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए हैं, उनसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कल्चर का चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर होता है। वो असर उस कल्चर के बिलीव्स या टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन के कारण होता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि कल्चर का चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या असर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन, जिसको कि हम सामाजिक संपर्क भी कहते हैं, सोशल इंटरेक्शन का चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या असर होता है। वाइगॉत्सी के अनुसार सोशल इंटरेक्शन का चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सोशल इंटरेक्शन को हिंदी में सामाजिक संपर्क भी कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हम आसपास के लोगों से मिले जुलें। अब वाइगॉत्सी का कहना है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से ही हम सोशल इंटरेक्शन से ही सीखते हैं। वाइगॉत्सी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद खाना, चलना, पीना अपने माँ बाप से सीखता है। यहां तक कि पॉटी करना भी वो अपने माँ बाप से ही सीखता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अपने दोस्तों के साथ अलग अलग गेम्स खेलता है। वो गेम्स भी वो अपने दोस्तों से ही सीखता है। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब वो स्कूल जाता है। स्कूल में भी वो अपने टीचर से ही सीखता है। तो अगर हम समराइज करें तो बच्चा बहुत सारी चीजें सोशल इंटरेक्शन यानी कि मेल जोल से ही सीखता है, जो कि हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो वाइगॉत्सी ने कहा है। वाइगॉत्सी ने कहा है कि सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, कि सोशल लर्निंग डेवलपमेंट से पहले होती है और आपकी सोशल लर्निंग ही डिसाइड करेगी कि आपकी डेवलपमेंट कैसी होती है। अगर आपका नेबरहुड अच्छा है, आपके आसपास अच्छे लोग रहते हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आपकी सोशल लर्निंग अच्छी होगी, जिसके कारण कि आपकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके आसपास गंदे लोग रहते हैं, आपके दोस्त अच्छे नहीं है, आप गंदे स्कूल में जाते हैं, तो आपकी सोशल लर्निंग अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण कि आपकी डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, कि सोशल लर्निंग डेवलपमेंट से पहले होती है और सोशल लर्निंग डिसाइड करती है कि आपकी डेवलपमेंट कैसी होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉत्सी, कि इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो वाइगॉत्सी के अनुसार डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप बताती है। पहली ऑप्शन है डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, के डेवलपमेंट
लर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं है, तो ये वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स द लर्निंग प्रोसेस। हमने पढ़ा है कि सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, के सोशल लर्निंग डेवलपमेंट से पहले होती है, लेकिन ऑप्शन है कि डेवलपमेंट लैग्स द लर्निंग, के डेवलपमेंट लर्निंग से पीछे रह जाती है, मतलब डेवलपमेंट लर्निंग के बाद होती है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट से, कि लर्निंग डेवलपमेंट से पहले होती है या डेवलपमेंट लर्निंग के बाद होती है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन 2। फिर भी हम एक बार ऑप्शन 3 और 4 चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, ये गलत है कि डेवलपमेंट और लर्निंग सेम चीज है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेसेस, के लर्निंग एंड डेवलपमेंट दोनों इकट्ठे चलते हैं, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा नंबर 2। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए एक लड़की है जो कि कुछ ब्लॉक्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर वो जोड़ नहीं पा रही है, वो बार बार फेल हो रही है। उसके फादर यानी कि डैड जब ये देखते हैं तो वो उसकी हेल्प करते हैं, और उनकी हेल्प के साथ वो लड़की उन ब्लॉक्स को जोड़ने में सफल हो जाती है, यानी कि सक्सीड हो जाती है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि लड़की ने अपने फादर से सीखा कि इन ब्लॉक्स को कैसे जोड़ना है, इसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं। और कुछ देर के बाद जब ये लड़की इन ब्लॉक्स को जोड़ना सीख जाएगी, तो फादर को उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही इन ब्लॉक्स को जोड़ने लगेगी। तो ये सारा एग्जाम्पल एक सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल है, जिसमें कि लड़की ने अपने पापा से सीखा कि ब्लॉक्स को कैसे जोड़ना है, और इसी लर्निंग को हम सोशल लर्निंग कहते हैं, कि हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। विगोत्स्की ने इसी सोशल लर्निंग को कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन भी कहा है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब है सामूहिक लर्निंग, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर सीखते हैं, जैसे कि स्कूल में हम अपने टीचर या अपने दोस्तों से सीख सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव यानी कि सामूहिक लर्निंग या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग सोशल इंटरेक्शन का ही पार्ट है। अब हम 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि सोशल लर्निंग से रिलेटेड है। पहला है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हम एमकेओ भी बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कि हम जेडपीडी भी कहते हैं, और हिंदी में इसे संभावित विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरा है स्कैफोल्डिंग, जिसको कि ढांचा निर्माण भी कहा जाता है हिंदी में। तो सबसे पहले हम मोर नॉलेजेबल अदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग पे आएंगे। मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको कि हम एमकेओ भी कहते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि आपसे ज्यादा किसी भी कंसेप्ट और आइडिया के बारे में नॉलेज है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपको वहां पे टीचर गाइड करता है, मोटिवेट करता है, आपको सिखाता है, क्योंकि टीचर को आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो स्कूल में आपका एमकेओ टीचर होगा। और ऐसे ही आपका एमकेओ आपका फ्रेंड भी हो सकता है। सपोज आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें कि आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा अच्छी वीडियो गेम खेलना जानता है, तो आपका फ्रेंड अगर आपको वो वीडियो गेम खेलना सिखाएगा तो वो इस केस में एमकेओ हो जाएगा। दैट इज ही इज मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि एमकेओ एक व्यक्ति या औरत ही हो, ये एक ऑनलाइन सिस्टम भी हो सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो के थ्रू वाइगोत्स्की की थ्योरी को समझ रहे हैं, तो इस केस में एडुटैब का ये वीडियो आपके लिए एमकेओ होगा। दैट इज एडुटैब इज द मोर नॉलेजेबल अदर हेयर इन दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें कि लड़की से ब्लॉक्स जुड़ नहीं रहे थे, तो उसके फादर ने उसको इन ब्लॉक्स को जोड़ने में हेल्प की थी। उस केस में फादर एमकेओ थे। फादर मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन थे, जिनको कि उस ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए ज्यादा नॉलेज थी उस लड़की से, और उन्होंने उस लड़की को उस ब्लॉक्स को जोड़ने में हेल्प की। अब हम डिस्कस करेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कि जेडपीडी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में इसको संभावित विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कि हम संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम इन 3 सर्कल्स का उपयोग करेंगे। इनर सर्कल डिनोट करता है जो बच्चा ऑलरेडी जानता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो ABCDEF लिखना जानता है, तो वो इनर सर्कल में आएगा। अब उस बच्चे को अपना
नाम लिखना है, लेकिन वो अकेला अपना नाम लिख नहीं पा रहा है। वो उन एबीसी को जोड़ के अपना नाम लिख नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसे टीचर या उसके पेरेंट्स गाइड करें तो वो शायद अपना नाम लिख ले, उसको गाइडेंस मिले तो शायद वो ये चीज कर ले। उसके बाद ये वाला जो सर्कल है, सपोज उसी बच्चे को जो कि अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, उसको हम बोलें कि आप काओ पे ऐसे लिख दो, वो एक इम्पॉसिबल चीज है। तो ऐसी चीज जो बच्चा कर नहीं सकता है अकेला या किसी की सहायता के साथ, वो यहां पे आएगी। लेकिन जो चीज जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता है लेकिन किसी की गाइडेंस या हेल्प के साथ कर सकता है, वो चीज हमारी इस सर्कल में आएगी जो कि ग्रीन कलर का है। इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जोन है जिसमें कि बच्चा किसी की सहायता लेकर वो चीज कर पाए जो कि वो अकेला नहीं कर सकता है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2015 में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके वाइगोत्सी के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? पहली ऑप्शन है जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय टीचर, कि उस जोन को जिसको हम डिमार्क करके कहते हैं कि इस जोन में टीचर की सपोर्ट ऑफर की जाएगी। ये कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है कि वो गैप जो बताता है कि ये चीज बच्चा अपने आप कर सकता है लेकिन ये चीज बच्चा अपने आप नहीं कर सकता लेकिन किसी की सहायता किससे कर सकता है, उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन होना चाहिए 2। तीसरा ऑप्शन है द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, कि जो हेल्प हम बच्चे को अपना पोटेंशियल अचीव करने के लिए देते हैं उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये गलत है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड, कि वो चीज जो बच्चा अपने आप कर सकता है लेकिन जिसको असेस नहीं कर सकते उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कि वो गैप जो हमें बताता है कि ये चीज बच्चा अपने आप कर सकता है लेकिन ये चीज बच्चा किसी की असिस्टेंस के साथ कर सकता है, उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। हमने जो पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें ये लड़की अपने आप से इन ब्लॉक्स को नहीं जोड़ पा रही थी, लेकिन जब उसके फादर ने उसको इन ब्लॉक्स को जोड़ने में हेल्प की तो इसमें वो सक्सीड कर गई। मतलब अपने फादर की हेल्प से वो इन ब्लॉक्स को जोड़ पाई। तो इन ब्लॉक्स को जोड़ना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। इसका मतलब इन ब्लॉक्स को जोड़ना उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में था कि ये वो अकेला नहीं कर सकती थी लेकिन अपने फादर की हेल्प से सीख सकती थी। तो जब उसके फादर ने उसको इन ब्लॉक्स को जोड़ने में हेल्प की तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव कर गई। उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो भी चीजें थी उसने वो सीख ली। तो यही कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। इसमें यह माना जाता है कि जो चीज बच्चा अपने आप नहीं कर सकता वो किसी की सहायता से कर सकता है। उस चीज के लिए बच्चे को सहायता मिलनी चाहिए ताकि वो दूसरे की सहायता से कुछ सीख सके और आगे जाके वो चीज अपने आप कर पाए। हम एमकेओ और जेडपीडी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्कैफोल्डिंग को डिस्कस करेंगे जिसको कि हिंदी में ढांचा निर्माण भी कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? जो सहायता एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे को जेडपीडी क्रॉस करने के लिए देता है, उस सहायता यानी कि असिस्टेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था उस एग्जाम्पल में फादर ने लड़की को हेल्प की इन ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए। इस हेल्प को जो कि फादर ने लड़की को दी उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब तक आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ये लड़की इन ब्लॉक्स को अकेली नहीं जोड़ पा रही थी लेकिन अपने फादर की मदद से उसने इन ब्लॉक्स को जोड़ा, तो ये उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। उसके फादर ने उसको इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस करने में हेल्प की, तो उनके फादर इस केस में एमके हो गए, जिसको कि हम मोर नॉलेजेबल अदर भी कहते हैं। और जो भी हेल्प उन्होंने इस लड़की को प्रोवाइड की उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो आई होप दीज कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पीछे जाके दोबारा से प्ले कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अब कुछ लोग स्कैफोल्डिंग को गलत समझ जाते हैं।
स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि बच्चे को गाइड करना और मोटिवेट करना ताकि वो आपकी मदद से वो काम कर पाए और उसमें एक कैपेबिलिटी डेवलप हो कि आगे जाके वो काम अपने आप ही कर पाए और आपकी मदद की जरूरत भी ना पड़े। स्कैफोल्डिंग का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आप उस बच्चे का काम कर दें और बच्चा कुछ भी ना सीखे। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चे की इतनी ज्यादा हेल्प कर दो कि बच्चा उसमें ना सीखे। स्कैफोल्डिंग में हमेशा मिनिमम हेल्प की जाती है ताकि बच्चे को एक गाइडेंस मिले, एक डायरेक्शन मिले ताकि वो आपकी मदद से काम पूरा कर पाए और आगे जाके वो काम आपकी मदद के बिना ही कर पाए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि नवंबर 2012 में पूछा गया था। स्कैफोल्डिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, कि लर्निंग थ्योरीज के कॉन्टेक्स्ट में स्कैफोल्डिंग क्या होता है। पहला है सिमुलेशन टीचिंग, ये गलत है। रिकैपिटुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्कैफोल्डिंग उस चीज को कहते हैं जो हेल्प टीचर बच्चे को मुश्किल चीजों को करने के लिए प्रोवाइड करता है। टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सपोर्ट एडल्ट्स या टीचर्स बच्चों को मुश्किल काम करने के लिए देते हैं ऑन टेम्परेरी बेसिस, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 3। एक बार चौथा ऑप्शन भी टेस्ट कर लेते हैं। ascertaining the causes of mistakes done by students, कि उन चीजों को मापना और उन चीजों को पहचानना जिनके कारण बच्चों ने गलतियां की हैं, ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 3। टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग प्रोवाइडेड बाय एडल्ट्स इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। जी हां, इसका आंसर है 3। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। एज एन upper primary class teacher, you have quite a few children who are first generation school goers in your classroom. Which one of the following are you most likely to do? कि आप एक अपर प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और आपकी क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं, तो इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको करने की संभावना सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है टेल द चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टडी फर्दर एंड दे शुड नाउ हेल्प देयर पेरेंट्स एट वर्क। आप बच्चों को ये कहेंगे कि उनमें अब आगे पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है और उन्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। ये तो गलत है, ऐसा कभी भी बच्चों को नहीं कहना चाहिए, उनको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। दूसरी ऑप्शन है कॉल द पेरेंट्स एंड जेंटली आस्क देम टू एनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर ट्यूशन, कि आप पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि उनके बच्चों को आपके पास ट्यूशन पे रख दें। ये भी गलत है, ये तो एक तरह से अनएथिकल ही है कि आप बच्चों को स्कूल पे ना पढ़ा के ट्यूशन पे पढ़ाएंगे। ऑप्शन 3, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज एंड फॉर होमवर्क, कि आप बच्चों को क्लास में हेल्प करेंगे ताकि वो मुश्किल चीजों को कर पाएं और उनको करके कुछ सीख सकें। ये ऑप्शन सही लग रही है क्योंकि वाइगॉत्स्की ने इसको सपोर्ट किया है कि आप बच्चों को थोड़ी टेम्परेरी हेल्प दीजिए जिससे वो उन चीजों को कर पाए जो वो अकेले नहीं कर पाते हैं, और इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन 3 सही लग रही है। ऑप्शन 4 देख लेते हैं एक बार। गिव देम द होमवर्क ऑफ मेमोराइजिंग एंड कॉपिंग द आंसर्स इन देयर नोटबुक्स 5 टाइम्स, कि आप उनको होमवर्क में चीजों को रट्टा लगाने के लिए देंगे और बोलेंगे कि वो आंसर्स को अपनी कॉपी में 5 बार लिखें। यह भी गलत है क्योंकि किसी भी टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि वो बच्चों को रट्टा लगाने के लिए कहे। तो ऑप्शन 4 भी बिल्कुल ही गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि फेब 2015 में आया है। टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैनॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, however she does so in the presence of adult or peer guidance, this guidance is called। तो क्वेश्चन है कि पुष्पा अपने आप से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाती है, लेकिन जब भी उसे कोई अडल्ट या उसके दोस्त की असिस्टेंस मिले या गाइडेंस मिले तो वो काम पूरा कर लेती है। तो इस गाइडेंस को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर आप सीधा ही स्कोर कर सकते हैं। जो हेल्प हमें बड़ों से मिलती है उस हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 3। जी हां, इसका आंसर है 3। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो एग्जाम में बहुत ही सीधे होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन करने में आपको 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। स्कैफोल्डिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए और उसका इंटरेस्ट जगाइए, जो भी टास्क उसको पूरा करना है उस टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करिए ताकि बच्चा जब छोटी छोटी चीजें अचीव करेगा तो वो मोटिवेटेड फील करेगा और ऐसा करके वो पूरा टास्क कंप्लीट कर लेगा।
कहीं पे बच्चा अगर कंफ्यूज्ड है तो उसको डायरेक्शन दीजिए, उसको हेल्प कीजिए। अगर कोई चीज बच्चे को तंग कर रही है तो उसका सोल्यूशन निकालिए, बच्चे को कुछ हिंट दीजिए कि वो इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता है ताकि उसकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए। अगर हम तीनों कंसेप्ट्स जो कि एमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग है इनको कंबाइन करें तो एक ये फ्लो चार्ट हमारे पास आता है। इसमें फ्लो चार्ट में ये दिखाया गया है कि सपोज बच्चे का एक करंट डेवलपमेंट लेवल है। अब मोर नॉलेजेबल अदर जो कि उसका पेरेंट, टीचर या पीयर हो सकता है, जब उसको हेल्प करेगा यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेगा तो वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस कर जाएगा और एंड रिजल्ट ये होगा कि उसकी इंक्रीज्ड डेवलपमेंट या लर्निंग होगी। अब तक आप समझ गए होंगे कि एमकेओ, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, लेकिन हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एक बच्चा है जिसने कि बेसबॉल को टीवी में बहुत बार देखा है, उसको पता है कि बेसबॉल कैसे खेलते हैं, लेकिन उसने एक्चुअली में कभी बेसबॉल खेला नहीं है। तो ये बच्चा नहीं जानता है कि बेसबॉल को एक्चुअली में कैसे खेलते हैं। तो ये इसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया कि अकेले से ये बेसबॉल खेलना नहीं सीख सकता है, पर इसको कोई अगर सिखाए कि बेसबॉल कैसे सीखते हैं तो ये आसानी से सीख जाएगा क्योंकि इसने टीवी में पहले वो चीज देख रखी है। अब उसके फादर जो कि बेसबॉल खेल चुके हैं वो उसको बेसबॉल सिखाने का बीड़ा उठाते हैं कि वो उसको बेसबॉल सिखाएंगे। तो इस केस में उसके फादर मोर नॉलेजेबल अदर हो गए जिसको कि हम एमकेओ भी बोलते हैं। और जो हेल्प उसके फादर उस बच्चे को बेसबॉल सिखाने में देंगे उस हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा हम पलट के देखते हैं। सपोज वो बच्चा 10 साल बाद एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन गया है और एक बहुत अच्छी नेशनल लेवल टीम के लिए खेलता है। अब उस बच्चे का टीवी पे एक लाइव मैच आ रहा है और उसके फादर स्टेडियम में वो लाइव मैच देखने जाते हैं। वो बच्चा उस फादर को कहता है कि इस मैच को इस कैमरा पे रिकॉर्ड कर लो। अब उसके फादर ने कैमरा तो यूज किया है लेकिन सिर्फ फोटो क्लिक्स करने के लिए, उन्होंने कभी कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो बेसिकली ये उनके लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया क्योंकि उनको ये नहीं आता है कि वो कैमरा कैसे यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें सिखाए कि इस कैमरा को यूज करके कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो सीख जाएंगे। तो इसीलिए कैमरे को यूज करके वीडियो रिकॉर्ड करना उनकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ गया। अब ये बच्चा अपने फादर को सिखाता है कि इस कैमरे को यूज करके कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो इस केस में बच्चा एमके हो गया है। अब आप नोट कीजिए कि पिछले एग्जाम्पल में फादर एमकेओ थे, उनको ज्यादा नॉलेज थी बेसबॉल की, पर जब बच्चा बड़ा हो गया और उसको ज्यादा नॉलेज है कि कैमरे को कैसे यूज करना है और फादर को कम नॉलेज है, तो इस केस में बच्चा मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। और जो हेल्प बच्चा फादर को कैमरा यूज करने के लिए देगा उस हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। वाइगॉत्सी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है जिसको कि मेक बिलीव प्ले कहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बड़ों का रोल लेकर खेलते हैं, जैसे कि बच्चे घर घर खेलते हैं या बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसी चीज को वाइगॉत्सी ने मेक बिलीव प्ले का नाम दिया है। वाइगॉत्सी के अनुसार ये जो रोल बच्चे प्ले करते हैं ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस रोल से वो सीखते हैं कि आगे जाके जब वो बड़े होंगे उनको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। और जो ये वो रोल करते हैं ये भी वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सीखते हैं। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देख के, अपने माँ बाप को देख के ही उनका रोल प्ले कर सकता है। जब तक वो उनसे मिलेगा नहीं, उनसे सीखेगा नहीं, वो उनका रोल प्ले ही नहीं कर पाता। और कल्चर का इसमें ये रोल होता है कि बच्चा कौन सा रोल प्ले करना चाहेगा वो उसके कल्चर पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चा ऐसी फैमिली में है जहां की डॉक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो डॉक्टर का रोल प्ले करेगा। और बच्चा अगर ऐसी फैमिली में है जहां पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करेगा। तो बोथ सोशल इंटरेक्शन और कल्चर का इंपैक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में जब वो रोल प्ले करते हैं। अब वाइगॉत्सी की थ्योरी में एक और पोर्शन है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, पर हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम बाद में एक अलग यूनिट में डिस्कस करेंगे जो इस यूनिट का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। यहाँ पे हम जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में बोला है हम उनको इकट्ठे एक ही जगह पे डिस्कस करेंगे। नाउ
व्हाट आर द क्लासरूम एप्लीकेशंस ऑफ वाइगॉत्सी, के वाइगॉत्सी की थ्योरी को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलरली क्लासरूम में। तो पहला हमने जाना था कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसको कि हम सामूहिक लर्निंग भी कहते हैं। तो स्कूलों में बहुत बार हमने देखा है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, जहाँ की स्टूडेंट्स को ग्रुप में बना के कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाता है या कोई एक्टिविटी करने को बोला जाता है। इसमें यह होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं, जिसको ज्यादा नॉलेज है वो जिसको कम नॉलेज है उसको कुछ बता सकता है। इवन जब टीचर और स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलकर पढ़ाई करते हैं उसको भी कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, जिसमें कि टीचर अपनी ज्यादा नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर सकती है जिनको की कम नॉलेज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लासरूम एप्लीकेशन में वैगॉत्सी थ्योरी का है रेसिप्रोकल टीचिंग। आप इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसको हिंदी में हम पारस्परिक शिक्षण भी कहते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग एक कोलैबोरेटिव लर्निंग की ही फॉर्म है, जिसमें बेसिकली टीचर सबसे पहले बच्चे को क्वेश्चन पूछता है उन चीजों पे जो टीचर को लगता है बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, और अगर बच्चा उन चीजों का सही आंसर नहीं देता है तो वो उन चीजों को क्लैरिफाई करता है। जैसे कि अगर टीचर को लग रहा है कि ये मुश्किल वर्ड है, ये बच्चे को नहीं समझ आया होगा, तो टीचर उस बच्चे से उस वर्ड का मीनिंग पूछेगा। अगर बच्चा नहीं बता पाएगा तो टीचर उसी वर्ड को क्लैरिफाई करेगा, और एंड में टीचर या उसी बच्चे का कोई पीयर यानी कि फ्रेंड जो कि उसी क्लास में है वो उस चीज को समराइज करेगा शॉर्ट में, कि जो भी हमने पढ़ा है उसकी समरी या सारांश क्या है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग बेसिकली कोलैबोरेटिव लर्निंग की ही फॉर्म है, और रेसिप्रोकल टीचिंग बहुत सारे क्लासरूम्स में यूज होती है, और रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगॉत्सी की थ्योरी पे ही बेस्ड है, जो कि कोलैबोरेटिव टीचिंग को इंपॉर्टेंस देती है। आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि फेब 2014 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉत्सी सोशियो कल्चरल थ्योरी, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वाइगॉत्सी की सोशल कल्चरल थ्योरी पे बेस्ड है। अब हमने अभी पढ़ा था कि वैगॉत्सी की सोशल कल्चरल थ्योरी की क्लासरूम एप्लीकेशन है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल टीचिंग है ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, आंसर होना चाहिए 2। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कितने इजी हैं, आप उनको 5 या 10 सेकंड में ही सॉल्व करके एक नंबर ला सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि जैन 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि वाइगॉत्सी के अनुसार इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑप्शंस हैं हेरिडिटरी, मॉरल, फिजिकल, सोशल। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि वाइगॉत्सी के अनुसार 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, वो है सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। तो इन तीनों में से यहां पे हम देखते हैं कि ऑप्शन 4 जो कि कहती है कि सोशल फैक्टर्स आपकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वाइगॉत्सी के अनुसार हेरिडिटरी, मॉरल और फिजिकल फैक्टर्स का आपकी डेवलपमेंट पे ज्यादा असर नहीं होता। तो आंसर होना चाहिए 4 के सोशल फैक्टर्स का आपकी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है, और जी हां, इसका आंसर है 4। अब हमें एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नवंबर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है वाइगॉत्सी थ्योरी इंप्लाइज, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वाइगॉत्सी थ्योरी के अनुसार करेक्ट है। पहली ऑप्शन है वाइगॉत्सी थ्योरी इंप्लाइज कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, के वाइगॉत्सी के अनुसार बच्चों को कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाइगॉत्सी ने कहा है कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाके बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच स्टूडेंट, वाइगॉत्सी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि हर बच्चे को अलग असाइनमेंट देनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि कोलैबोरेटिव लर्निंग से ही बच्चे की लर्निंग होती है। तो ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 है आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यह ऑप्शन कहती है कि बच्चे को थोड़ा सा समझाकर उसको आगे कुछ भी हेल्प नहीं देनी चाहिए, चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे के आगे हो। यह गलत है। वाइगॉत्सी ने कहा है कि जब भी बच्चा कुछ डिफिकल्ट चीज सॉल्व कर रहा हो तो टीचर या पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए, और उस हेल्प को वाइगॉत्सी ने स्कैफोल्डिंग भी कहा है। तो ये ऑप्शन 3 भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज स्लैश हर ओन, के चाइल्ड सबसे ज्यादा लर्न तब करेगा जबकि वो अपने लेसर IQ के बच्चे के साथ सीखेगा या बैठेगा। ये भी गलत है, क्योंकि वाइगॉत्सी ने कहा है
कि मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति जो कि आपसे ज्यादा जानता है वो आपको ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है और आपको ज्यादा सिखा सकता है। तो वो आदमी जो आपसे ज्यादा जानता है उसका आईक्यू आपसे ज्यादा ही होगा। तो ये ऑप्शन के बच्चा लेसर आईक्यू के बच्चों के साथ रह के ज्यादा सीखेगा, वो भी गलत है। तो आंसर होना चाहिए 1 के वाइगॉत्सी थ्योरी इंप्लाइज कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इन वाइगॉत्सी थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, कि डेवलपमेंट का वो कौन सा एस्पेक्ट है जो वाइगॉत्सी की थ्योरी में निग्लेक्ट होता है या वाइगॉत्सी की थ्योरी में जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। पहला ऑप्शन है सोशल, ये गलत है। सोशल इंटरेक्शन को वाइगॉत्सी ने बहुत ही महत्व दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं किया है। कल्चर जो कि दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि कल्चर को भी वाइगॉत्सी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, निग्लेक्ट नहीं किया है। बायोलॉजिकल यानी कि हेरिडिटरी, ये सही हो सकता है क्योंकि वाइगॉत्सी ने अपनी थ्योरी में कहीं भी बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी फैक्टर्स का जिक्र नहीं किया है। तो आंसर 3 हो सकता है क्योंकि वाइगॉत्सी ने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एक तरह से नेग्लेक्ट ही किया है। लिंग्विस्टिक, वाइगॉत्सी ने लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज को भी नेग्लेक्ट नहीं किया है। वाइगॉत्सी ने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल बताया है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन होनी चाहिए आंसर 3 कि वाइगॉत्सी के अनुसार बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को निग्लेक्ट किया गया है, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स का बच्चे की डेवलपमेंट पे असर होता है, ये वाइगॉत्सी ने निग्लेक्ट किया है। तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए 3। जी हाँ, इसका आंसर है 3। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और हम आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे और एग्जाम में आप सारे ही क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे और इस साल अच्छे मार्क्स से सीटेट एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू, बाय।